राव ट्यूटोरियल सीजीपीएससी मेंस के पूर्णतः निःशुल्क क्लास के लिए आइए जुड़ते हैं योगेश सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग गोली दर्पण किस प्रकार से बनता है उसकी नोमेनक्लेचर, उसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम देखते हैं गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पढ़ने के पहले हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं और कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जिसको जानना हमको जरूरी है, तभी हम ये रिलेशन जो है डिराइव कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, पीएससी की परीक्षा में आपको ये सिलेबस दिया हुआ है, 10th के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। पहला है दोस्तों, मैं कुछ रिवाइज कर रहा हूँ जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। पहला है, हम भली बात ही पढ़ चुके हैं कि फोकस क्या होता है। जब समांतर किरणें, मुख्य अक्ष में समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी इस प्रकार से, तो हमेशा कहां से होकर जाएगी? वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी, फर्स्ट। ठीक है। सेकेंड, हम पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम में कि हमेशा ये जो आपतन कोण का मान है वो किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी जितने कोण पर आपतन कोण किरणें आपतित होंगी उतने कोण पर क्या होंगी? परावर्तित होंगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। यदि I इज इक्वल टू 0 होगा तो R इज इक्वल टू भी क्या होगा? 0, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा आपतन कोण इज इक्वल टू क्या होता है? परावर्तन कोण। ठीक है। तो I 0 होगा तो R भी क्या होगा? 0। तो I 0 किस कंडीशन में होगा? ठीक है, मान लीजिए ये सतह है हमारा AB और ये उस पर लंबवत रेखा है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। तो ये अभिलंब है और ये हमारा आपतित किरण है। ये अभिलंब है और ये हमारा क्या है? आपतित किरण। यदि ये आपतित किरण अभिलंब के पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, तो कितने का कोण बनाएगी? 0 डिग्री का, क्योंकि समांतर हो गई उसके। ठीक है। ठीक है, तो ये जो प्रवर्तित किरण है ये भी क्या होगी? ये भी 0 डिग्री कोण बनाएगी। किससे? अभिलंब से, क्योंकि हम जानते हैं आपतन कोण इज इक्वल टू क्या होता है? परावर्तन कोण। तो I इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों ही क्या होगा? सतह के लंबवत। ठीक है, ये दोनों ही प्रकाश किरण क्या होंगे? सतह के लंबवत अर्थात अभिलंब की दिशा में होंगे। ठीक है, एक आएगी और एक क्या होगी? परावर्तित। क्योंकि I इज इक्वल टू 0 है तो R इज इक्वल टू भी 0। और 0 कब बनाएगा? जब वो अभिलंब के समांतर होगा, यानी सतह के क्या होगा? लंबवत। ठीक है। थर्ड है, कुछ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि जब इस प्रकार से Z बनता है, ठीक है, जब Z बनता है तो यहाँ जो ये एंगल बनते हैं इन एंगलों को बोला जाता है क्या? एकांतर कोण। ठीक है, या अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? एकांतर कोण। ठीक है, तो ये जो एकांतर कोण है, ठीक है, जब ये Z बनेगा तो हमेशा ये कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, मतलब कोण थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कोण बीटा। ठीक है, वो कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये है समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये जो दोनों कोण हैं, कोण ABC और कोण ACB, दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि जब भी कोण A इज इक्वल टू कोण B होगा, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल में क्या होगा? ये भुजा AB किसके बराबर होगी? भुजा AC के। तो AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा? AC। अगर कोण A इज इक्वल टू क्या है? कोण B। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज दोस्तों हम और देखते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब भी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 होता है, मतलब वो अभिलंब के समांतर होती है। ठीक है, और सतह की क्या होती है? लंबवत। ठीक है, यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर लंबवत आपतित होगी, ठीक है, तो आपतन कोण इज इक्वल टू 0 होगा, परावर्तन कोण भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और वो अभिलंब की क्या होगी? समांतर होगी। ठीक है, और हम जानते हैं, मैं आपको रिपीट कर चुका हूं पहले भी, ठीक है, कि किसी भी दर्पण में, गोली दर्पण में कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी बिंदु पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत यानी कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर ये प्रकाश किरण क्या है? लंबवत है। लंबवत है मतलब इस डायग्राम को यदि ऐसा देखा जाए, इस छोटे से पार्ट को मैं लेता हूं, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है, मैं इतने पार्ट को लेता हूं, ठीक है, यहां पर ड्रा करता हूं। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है हमारा, ठीक है, ये बिंदु, इस बिंदु पर ये प्रकाश किरण क्या होगी? ये लंबवत होगी। डायग्राम को मैं कुछ इस प्रकार से बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? लंबवत होगी। तो ऐसे कंडीशन में ये प्रकाश किरण हमेशा कहां से होकर के जाएगी? वक्रता केंद्र C से। याद रखिएगा, यानी कि इसको उल्टा ही बोल सकते हैं, जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी और दर्पण पर आपतित होगी, तो उस बिंदु पर हमेशा क्या होगी? वो लंबवत होगी।
या उल्टा बोल सकते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर लंबवत है, इसका मतलब कहां से होकर के आई है, वो वक्रता केंद्र से होकर के आई है। क्लियर है, भूलिएगा मत। आगे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालना है हमको। फोकस दूरी कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है एफ से लेकर के पी तक, यानी ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी, स्मॉल एफ। ठीक है, और क्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव मतलब पोल तक की दूरी को हम बोलेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, शो करेंगे आर से। ठीक है, यहां तक की दूरी जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। ठीक है, इसको एफ से पी तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, एफ फोकल लेंथ। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, आइए तो देखते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं आपतन कोण इक्वल टू क्या होता है, परावर्तन कोण। क्लियर है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक प्रकाश किरण थी हमारे पास, इस प्रकार से इस बिंदु पर आपतित हुई। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, दर्पण से परावर्तन हो गया और वो परावर्तित होकर के इस दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, यदि हमको आपतित किरण और परावर्तित किरण का एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस बिंदु पर लंब डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया इस प्रकार से, ये एक लंब डाल दिया हमने। ठीक है, लंब डाल दिया तो लंब से जो आपतित किरण जो कोण बनाएगी कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। और लंब से, ठीक है, ये अभिलंब से जो परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यहाँ पर कि आपतन कोण आई इज इक्वल टू क्या होता है, परावर्तन कोण आर होता है। पढ़ चुके हैं हम परावर्तन के नियम से, आपतन कोण इज इक्वल टू क्या होता है, परावर्तन कोण। और अभी भी मैंने आपको बताया कि किसी भी दर्पण में किसी बिंदु पर कोई भी लंबवत जो रेखा होगी वो कहां से होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। ठीक है, या तो कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आएगी तो हमेशा क्या होगी, बिंदु पर वो लंब होगी, अभिलंब होगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र यानी कि ये सी से होकर के जाएगी। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। कोण आई इक्वल टू क्या मिला हमको, कोण आर मिला। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हाँ, ये है आपतित किरण और ये क्या है, लंब है। ठीक है, ये लंब है। ठीक है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है इस प्रकार से। ठीक है, तो जहां जहां मैंने डॉट किया है देखिए वहां पर एक जेड बन रहा है इस प्रकार से। क्लियर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक डॉट को मैंने इनकी पैरेलल किया हुआ है। तो वहां क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ध्यान दीजिए इस जेड में ये जो जेड बना, यहां से ऐसा, फिर यहां से इस प्रकार से ऐसा और इस प्रकार से ऐसा, इस जेड में। ठीक है, इस जेड में ये कौन सा कोण हुआ हमारे पास, आई, और ये कौन सा कोण हुआ, अल्फा। ठीक है, ऐसा जेड बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा यहां से यहां, फिर ये जो लंब है, लंब को सामने जो ऐसा, और ये मुख्य अक्ष ऐसा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कोण अल्फा। तो ये कौन से कोण है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, एकांतर कोण जिनको हम बोलते हैं, तो वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर से देखिए, यहाँ हमको मिलेगा कोण आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कोण अल्फा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, एकांतर कोण, एकांतर कोण या आइसोस्केल्स एंगल। ठीक है, ये कोण है आई इक्वल टू कोण आर हुआ, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई इक्वल टू आर है और आई इक्वल टू क्या है, कोण अल्फा। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो आई का मान आर के बराबर है और आई का मान अल्फा के बराबर है। ठीक है, दो आई इज इक्वल टू आर एंड आई इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, सो दैट द आर विल बी इक्वल टू द अल्फा। इसलिए क्या होगा, परावर्तन कोण का मान किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा, इस अल्फा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः कोण आर जो है किसके बराबर होगा, कोण अल्फा। ठीक है, कोण आर किसके बराबर होगा, कोण अल्फा। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है सी से लेकर के बी तक, बी से लेकर के एफ तक और एफ से लेकर के सी तक। ठीक है, तो त्रिभुज किसमें, एफ सी बी में। ठीक है, या बी एफ सी, जो भी ले लो आप, बी एफ सी में। ठीक है, इस त्रिभुज में सी से लेकर के बी तक, बी से एफ तक और एफ से सी तक। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या मिला, कोण अल्फा। आर इज इक्वल टू क्या मिला, कोण अल्फा। तो अभी पढ़ चुके हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में यदि दो कोण का मान बराबर हैं तो दो भुजाएं की आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू आर मिला है। ठीक है, इसका मतलब कोण भुजा सी एफ, ठीक है, भुजा साइड सी एफ विल बी इक्वल टू साइड एफ बी। भुजा सी एफ बराबर होगा किसके, एफ बी के। ठीक है, में क्या होगा, एफ सी इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ बी मिलेगा। एफ सी इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, एफ बी मिलेगा। ठीक है, एफ सी इक्वल टू एफ बी। ठीक है, ये हमको मिल चुका है। ठीक है, इसको एक लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मान लीजिए कि ये जो बिंदु बी है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो बिंदु बी है ये पी के बहुत पास में है। मान लीजिए दर्पण बहुत छोटा है, दर्पण बहुत छोटा है और ये बिंदु बी जो है बिंदु पी के बहुत पास में है। ठीक है, तो यदि मैं एफ बी को ऐसा बनाता हूं, मान लीजिए ये एफ बी ऐसा ना बन के यहां पर बनता है एफ बी, और ये क्या है, एफ पी है। तो अगर बी बिंदु पी के बहुत निकट है तो एफ बी किसके इक्वल होगा, एफ पी के इक्वल होगा। क्लियर है। अगर ये बिंदु दूर है, ठीक है, यहाँ पर तो दूर है, लेकिन मान लीजिए कि एकदम पास है, बहुत ही पास है, तो ये जो एफ बी का मान है, ठीक है, एफ बी का मान किसके इक्वल हो जाता, एफ पी के बराबर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि दर्पण बहुत छोटा है। ठीक है, तो दर्पण बहुत छोटा होगा, इसलिए क्या मिलेगा अपने को, एफ बी किसके में इक्वल मिलेगा, एफ पी के। ठीक है, दर्पण के छोटे होने पर, दर्पण अत्यंत छोटा होने पर, अत्यंत छोटा होने पर। ठीक है, इफ मिरर इज वेरी स्मॉल देन एफ बी विल बी इक्वल टू एफ पी। ठीक है, क्लियर है। तो यही मान सकते हैं दोस्तों डेरिवेशन करने के लिए कि दर्पण का जो अपर्चर है बहुत छोटा है। ठीक है, जो पूरा दर्पण का अपर्चर है ये बहुत छोटा है, स्मॉल है मान सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये दूरी जो है लगभग बराबर ही होती है। ठीक है, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, एफ पी। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और 4 से देखो, ठीक है, समीकरण 3 व 4 से बाय इक्वेशन 3 एंड 4 व्हाट विल गेट। ठीक है, एफ बी इज इक्वल टू एफ पी है और एफ बी इज इक्वल टू एफ सी है। ठीक है, तो इसका मान इसके बराबर है और एफ बी का मान इसके बराबर, दोनों एफ बी की इक्वल है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर हमको क्या देखने मिलेगा कि एफ सी इसकी इक्वल हो जाएगा एफ पी के। ठीक है, क्लियर है। एफ सी किसकी इक्वल तो होगा, एफ पी के। एफ सी इक्वल मिला किसके, एफ पी के। क्यों मिला, क्योंकि एफ पी बी जो है, ठीक है, वो एफ बी की इक्वल है। ठीक है, और एफ सी बी जो है वो एफ बी की इक्वल है, इक्वेशन 3 एंड 4 से। इसलिए क्या मिला हमको, एफ सी इज इक्वल टू एफ पी मिला। क्लियर है। ठीक है, फाइनली लास्ट, ठीक है, इस सी से लेकर के पी तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। शो करते हैं किससे, कैपिटल आर से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड है, सी से एफ तक और एफ से पी तक। ठीक है, तो पूरे डिस्टेंस को यानी कि किसको, सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एफ सी और प्लस एफ पी लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, एफ सी प्लस क्या हो गया, एफ पी हो गया। ओके, अब यहां पर देखिए एफ सी इक्वल टू क्या मिला है, एफ पी। इक्वेशन 5 नाम देते हैं इसको। एफ सी इक्वल टू क्या मिला है, एफ पी। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 6 में, ठीक है, इस एफ सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एफ पी से। इक्वेशन 5 में हमको क्या मिला है, एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। तो इस एफ सी को रिप्लेस करते हैं एफ पी से, तो क्या मिलेगा हमको,
हमको मिलेगा सी पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा सी पी इज इक्वल टू 2FP। ठीक है, 2FP हो गया। तो हमको यहां पर जो है FP ये क्या मिलेगा, CP डिवाइड बाई 2, CP डिवाइड बाई 2 हमको मिलता है FP का मान। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखो, हमको नीचे मिला है यहां पर FP इज इक्वल टू मिला है CP बाई 2 मिला है। ठीक है, तो जो FP है ये क्या है, फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इस FP को हम क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ F लिख सकते हैं इज इक्वल टू C से लेकर के P क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। तो CP को हम क्या लिखेंगे, CP को हम लिखेंगे R बाई क्या है 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला, हमको यहाँ पर देखने को मिला कि जो फोकस दूरी F होती है ये हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये निकला कि जब भी हम दर्पण के लिए मुख्य अक्ष ड्रा करेंगे और यदि हम किसी एक बिंदु पर क्या लेंगे, वक्रता केंद्र को लेंगे, तो उससे ठीक है यहाँ जस्ट हाफ पर, जस्ट आधी दूरी पर क्या होगा, हमारा फोकस बिंदु होगा F। ठीक है, जस्ट हाफ दूरी पे क्या होगा, फोकस बिंदु F होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2। ठीक है, एक बार मैं आपको और इसको ठीक है डिफाइन करता हूँ कैसे कैसे हुआ। ठीक है, टफ नहीं, बिल्कुल इजी दोस्तों, देखते जाइए। पहले हम क्या किए, एक प्रकाश कर लिए मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होती है वो, फोकस से, क्योंकि हम जानते हैं हम सब फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो इस बिंदु पर जहां पर प्रकाश किरण आपतित हुई, हम एंगल निकालने के लिए अपवर्तन कोण और प्रवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए एक लंब डालते हैं। ठीक है, ये एक लंब डाल दिए तो हम जानते हैं ठीक है कि दर्पण में किसी बिंदु पर कोई भी यदि लंब होगा तो वो लंब हमेशा कहां से होकर के जाएगा, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा। यदि कोई भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ठीक है मिरर में किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो ये हमारा लंब है। ठीक है, कहां से होकर गया, सी से होकर गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि अपवर्तन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के मान। ठीक है, किस कहां से, परावर्तन के नियम से, बाय द रूल ऑफ द रिफ्लेक्शन वी नो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि अपवर्तन कोण I बराबर हो किसका, परावर्तन कोण R के। तो I इज इक्वल टू क्या मिला, R, परावर्तन के नियम से। ठीक है, हम जानते हैं एकांतर कोण का मान बराबर होता है त्रिभुज में, जब भी Z बनता है तो एकांतर कोण का मान क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर हमको एक Z मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, B बिंदु से C, फिर C से P तक, पूरा ये एक Z हमको मिला यहाँ पर। ये एकांतर कोण बन गया। कौन कौन सा बनाया एकांतर कोण, कोण I और कोण अल्फा क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं, सॉरी अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया, I इज इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा मिल गया। ठीक है, तो I का मान R के बराबर है, I का मान अल्फा के बराबर है, इसलिए R का मान किसके बराबर हो गया, अल्फा के मान होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो त्रिभुज BFC में, ठीक है, त्रिभुज B, ठीक है, FC में, BFC में, ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल BFC में, ठीक है, FC इज इक्वल टू क्या होगा, FB, यानी कि ये डिस्टेंस FC और FB बराबर होगा। इसलिए बराबर होगा क्योंकि हमको R इज इक्वल टू क्या मिला है, अल्फा, और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो कोण का मान यदि बराबर होता है तो दोनों भुजाएं भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो अल्फा का मान R के बराबर मिला है, इसलिए CF इज इक्वल टू क्या हो गया, FB, FC इज इक्वल टू क्या हो गया, FB, CF बोलो या FC बोलो, ठीक है, FC इज इक्वल टू क्या हो गया, FB। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए FB इज इक्वल टू हमने FP लिया है, ठीक है, यानी कि F से लेकर B तक के डिस्टेंस को इक्वल माना है किसके, F से लेकर के P तक के डिस्टेंस को, क्योंकि हमने यहाँ पर ये मान लिया कि दर्पण का अपर्चर बहुत छोटा है। ठीक है, तो दर्पण का अपर्चर बहुत छोटा होने से ये B बिंदु क्या होगा, P के एक्चुअल में बहुत नजदीक होगा। ठीक है, अगर ये बहुत नजदीक होगा
तो जो एफ से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो एफ से लेकर के पी तक के डिस्टेंस के ऑलमोस्ट लगभग इक्वल होगा, इसलिए एफ बी इज इक्वल टू हमने एफ टी मान लिया। ठीक है, इसको नाम दिया समीकरण 4 नाम दे दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 3 और 4 से क्या मिला अपने को, एफ बी का जो वैल्यू है, ये जो एफ बी का वैल्यू है ये एफ सी की इक्वल है। ठीक है, और एफ बी का वैल्यू एफ पी के भी इक्वल है, इसलिए जो एफ सी किसके इक्वल हो गया, एफ पी के। तो एफ सी किसके इक्वल हो गया, एफ पी के। ठीक है, क्लियर है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या है, वो होता त्रिज्या है। सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस, तो ये दो भागों में है, सी एफ और एफ पी। तो इसको क्या लिख लिए, सीपी को हम सी एफ या एफ सी प्लस क्या लिख लिए, एफ पी। और हम जानते हैं एफ सी किसके इक्वल मिला है हमको, एफ पी के इक्वल मिल चुका है पहले इक्वेशन से। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस कर दिए, यहाँ पर एफ सी को रिप्लेस कर दिए किससे, एफ पी से। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ पी प्लस एफ पी। तो ये हो गया, क्या हो गया, 2 एफ पी हो गया। ठीक है, तो एफ पी इक्वल टू क्या हो गया, सीपी बाई 2। ठीक है, एफ पी इक्वल टू क्या हो गया, सीपी बाई 2। तो एफ पी क्या है, फोकस से लेकर के वो तक का डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो एफ पी क्या है, फोकस दूरी है एफ, और सीपी क्या है, आर। सी से लेकर पी तक क्या है, वो सतह त्रिज्या है आर। ठीक है, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर। तो आर बाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो एफ इक्वल टू क्या मिला, आर बाई 2। मतलब फोकस दूरी हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है, आधी होती है। ठीक है दोस्तों, कंपटीशन, सीजीपीएससी एंड व्यापम से संबंधित वीडियो के लिए चैनल से जुड़ें। साथ ही लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।